नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी 9 का नया फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। क्या क्या बदलाव कर दिया गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 फॉर्म में, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं क्या क्या बदलाव कर दिया है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 को इशू करके, जो कि 5 जुलाई को इशू किया गया है, इसको इशू करके फॉर्म जीएसटी 9 के अंदर कुछ बदलाव किए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। ये है मेरे पास नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 का, जो कि 5 जुलाई को इशू किया गया। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ फॉर्म जीएसटी 9 के लिए बदलाव फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए बहुत सारी टेबलें ऐसी हैं जिसको ऑप्शनल कर दिया है, कुछ टेबल मैंडेटरी भी है। तो मैंने इस फॉर्म के अंदर जीएसटी 9 के अंदर उसको चेंज कर दिया है, और जो जो चेंज किया है वो आपको रेड कलर में दिखेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहला चेंज यहाँ पे है, पैराग्राफ 4 के अंदर चेंज है। पैराग्राफ 4 में क्या बोलता है कि जो पार्ट सेकंड की डिटेल है उसके अंदर आपको आउटवर्ड सप्लाई एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, जिस ईयर की आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन सभी आउटवर्ड सप्लाई एडवांस रिसीव की डिटेल देनी है, और जिसकी पेमेंट आपने फॉर्म जीएसटीआर 3B के थ्रू करी है। ठीक है, और कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी रहती है फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21-22। ठीक है, ये 21-22 के लिए भी सेम है, जो कि आपने डिक्लेयर नहीं किया जीएसटीआर 1 के अंदर और जीएसटीआर 3B में। उस एडिशनल लाइबिलिटी को आप इस फॉर्म के अंदर, इस रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट एज क्रेडिट इस फॉर्म का यूज़ करके आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं चलिए फॉर्म पे ले चलता हूँ। यह है फॉर्म जीएसटी 9 का, जहाँ पे हमें पार्ट सेकंड की डिटेल देनी होती है। पार्ट सेकंड में किसकी डिटेल जाती है? सभी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने जो भी B2C सप्लाई करी है उसकी डिटेल देते हैं, R1 में दिखाया उसको और 3B में उसका टैक्स पे किया। B2B के अंदर जो सप्लाई करी है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को 21-22 में जो भी आपने B2B की सेल करी है उसकी डिटेल जाती है। ठीक, C वाले में जाता है जो भी आपने 0 यूनिट सप्लाई करी है उसकी डिटेल देनी होती है। D वाले में SEZ सप्लाई करी है और उसके ऊपर टैक्स पे किया आपने, उसकी डिटेल, डीम्ड एक्सपोर्ट की डिटेल, एडवांस रिसीव उसकी डिटेल, इनवर्ट सप्लाई जो RCM के अंदर है, ठीक है, RCM जिस पे आपका पेबल बनता है उसकी डिटेल जाती है। फिर यहाँ टोटल आता है, फिर यहाँ क्रेडिट नोट जो आपने बी में जो डिटेल दी है उसके रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट नोट इशू किया, बी में कौन सी डिटेल दी है? B2B वाली, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी क्रेडिट नोट इशू किया उसकी डिटेल, डेबिट नोट जो इशू किया है बी के रिस्पेक्ट में उसकी डिटेल। ठीक है, अगर सप्लाई आपने अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाई है उसकी डिटेल, रिड्यूस करी है उसकी डिटेल। यहाँ आपकी टोटल जो सप्लाई है वो निकल जाता है जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना। अब यहाँ पे टेबल नंबर 5 में उसकी डिटेल देनी होती है जिस पे आपका टैक्स पेबल नहीं बना है। यहाँ पे बात करें टेबल नंबर 5 के अंदर कुछ टेबलें ऑप्शनल है, जैसे आपको यहाँ पे 0 यूनिट सप्लाई की डिटेल देनी होती है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, SEZ सप्लाई देनी होती है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। RCM वाली जिसके ऊपर रिसिपेंट टैक्स पे कर रहा है, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और नॉन GST सप्लाई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5D, टेबल नंबर 5 इसका D, 5E और 5F के अंदर ऑप्शनल दिया है। क्या ऑप्शनल दिया है चलिए समझते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन में इसके बारे में बताया गया है, पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे चेंज किया हुआ है। यहाँ बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है कि नॉन GST सप्लाई टेबल नंबर 5F के अंदर सेपरेटली रिपोर्ट कर दे, या फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो एग्जाम सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई अलग अलग सेपरेटली रिपोर्ट कर दे, या फिर कंसोलिडेट इन दोनों टेबलों की रिपोर्ट एग्जाम्प्ट वाले रॉ के अंदर रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ टेबल के जरिए समझाता हूँ। दोस्तों, ये है 5 का D, E और F। यहाँ पे बोलते हैं कि नॉन GST वाली सप्लाई आप अलग से दे दो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्प्ट और नील रेटेड वाली सप्लाई या तो आप अलग अलग रिपोर्ट कर दो, या फिर इन दोनों की आप एक ही रो के अंदर एग्जाम्प्ट वाली रो में रिपोर्ट कर सकते हो। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए चेंज कर दिया है। अगली टेबल के बारे में बात करें तो अगली टेबल 5H के बारे में बोलता है कि H के अंदर आपको किसकी डिटेल देनी होती है? नेट ऑफ क्रेडिट नोट, जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया है 5A से लेके 5F तक अलग अलग सप्लाई के रिस्पेक्ट में, उसकी डिटेल 5H के अंदर आपको देनी होती है। लेकिन मैं आपको टेबल नंबर 5H भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये दोस्तों टेबल नंबर 5 और ये है H।
जहाँ पे आपको क्रेडिट नोट देना होता है कौन से ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, ए से लेके एफ तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है, चाहे वो जीरो रेट सप्लाई है, एसईजेड को सप्लाई करी है, एग्जाम सप्लाई है, नेट रिलेटेड है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, उसके रिस्पेक्ट में अगर वो क्रेडिट नोट इशू किया है तो 5A से एफ तक की उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो कह रही है, क्या कह रही है, क्या चेंज कर दिया है इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 5A से 5F की जो वैल्यू है, ऊपर जो आप वैल्यू दे रहे हो उस वैल्यू को आप नेट ऑफ क्रेडिट नोट, यहाँ बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है कि 5A से लेके 5F तक क्रेडिट नोट लेस करने के बाद नेट वैल्यू ऊपर दे सकते हैं, या फिर सेपरेटली 5H के अंदर उसकी डिटेल को रिपोर्ट कर सकते हैं कितना आपने क्रेडिट नोट इशू किया है 5A से 5F के बीच में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। या तो आप टेबल नंबर 5A से लेके F तक के अंदर क्रेडिट नोट लेस करके वैल्यू भर दो, या फिर H के अंदर सेपरेटली क्रेडिट नोट की डिटेल दे दो जो आपने 5A से 5F तक भरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से 5A से लेके ये 5A है, यहाँ तक आप क्रेडिट नोट लेस करके नेट वैल्यू भर दो, या फिर क्रेडिट नोट की अलग से डिटेल भर दो। सेम ये ऑप्शन 5I, 5J, 5K तक कर दिया है। या तो आप इन सभी की डेबिट नोट की डिटेल अलग अलग से दे दो, अमेंडमेंट की डिटेल अलग से दे दो, ठीक है, सप्लाई अगर रिड्यूस करिए उसकी अलग से दे दो, या फिर इसी सप्लाई के अंदर जो आपने ऊपर सप्लाई की डिटेल दी है वो नेट वैल्यू दे दो इसकी क्रेडिट नोट लेस करने के बाद। इसको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल कर दिया फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ 5I में भी बिल्कुल सेम यही बातें बोलते हैं, J और K में भी यही बोलते हैं कि आप 5A से F तक जो है नेट वैल्यू दे सकते हो अमेंडमेंट्स की। N के अंदर टोटल आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं और क्या चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 6B के बारे में। 6B में यहाँ पे फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन रिपोर्ट कर सकता है ब्रेकअप ऑफ इनपुट क्रेडिट जो कैपिटल गुड्स का है, या फिर ऑप्शन है उसके पास कि वो रिमेनिंग जो अमाउंट है इनपुट का और इनपुट सर्विस का वो रिपोर्ट कर सकता है पूरा का पूरा अमाउंट इनपुट रो में। ये फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 के लिए था और साथ ही साथ 21-22 के लिए भी है। चलिए मैं आपको टेबल के जरिए समझाता हूँ। ये दोस्तों टेबल नंबर 6B में आपको यहाँ पे इनपुट की रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है, कि आपने जो इनपुट क्रेडिट लिया, ये जो ऊपर इनपुट क्रेडिट आ रहा है 3B से उठ के, उसमें से इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है, ये आपको वाइफर्गेशन देना होता है। तो अब गवर्नमेंट करिए कि आपको वाइफर्गेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप कैपिटल गुड्स का अलग से रिपोर्ट कर दो और इनपुट का और इनपुट सर्विस का अब दोनों को इकट्ठे इनपुट वाले रो में रिपोर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन है, चाहे तो आप सेपरेटली भी रिपोर्ट कर सकते हो, इनपुट का अलग से, कैपिटल गुड्स का अलग से और इनपुट सर्विस का अलग से। तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया है। ये 6C, D, E तक एप्लीकेबल है, ठीक है। E तक आप यहाँ पे जो अलग अलग वाइफर्गेशन देना पड़ रहा है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल गुड्स का अलग से दे दो, इनपुट सर्विस और इनपुट का आप इनपुट वाले रो में रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर सेपरेटली दे सकते हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं टेबल नंबर 7 के बारे में। दोस्तों ये है टेबल नंबर 7। यहाँ पे देख सकते हैं 7A से लेके 7S तक की रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है रिवर्सल की रिपोर्टिंग जाती है इसके अंदर। ITC रिवर्सल जो किया है या जो इन एलिजिबल ITC है या ITC रिवर्सल है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप A, B, C, D, E की जो रिपोर्टिंग है सेपरेटली कर दो या फिर इन सभी की इकट्ठी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 7H के अंदर यहाँ पे दे सकते हैं अदर रिवर्सल में एंटायर अमाउंट। लेकिन ट्रेंड 1, ट्रेंड 2 का जो इसका रिवर्सल जो है इसको आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है कि आपको इसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली ही करनी पड़ेगी, सेपरेटली देनी पड़ेगी। तो यहाँ बोलते हैं कि अप्रैल 22 से लेके सितंबर 22 के बीच में पिछले साल की ट्रांजैक्शन इस साल करिए, कोई आपने टैक्स पे किया है या ITC रिवर्सल किया है तो उसकी डिटेल देनी होती है। यहाँ पे बोलते हैं कि आपने अगर कोई सप्लाई बढ़ाई है अमेंडमेंट के थ्रू पिछले साल की इस साल मगर सितंबर की 3B तक तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, या फिर आपने सप्लाई रिड्यूस करी है पिछले साल का इस साल के अंदर अप्रैल 22 से सितंबर 22 की 3B तक तो उसकी रिपोर्टिंग आपको देनी होती है 10 और 11 में, सप्लाई बढ़ाई है या सप्लाई घटाई है। इसी प्रकार से बात करें टेबल नंबर 12 और 13 में भी सेम यही है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कि आपने कोई ITC रिवर्सल किया है पिछले साल का इस साल तो उसकी डिटेल आपको देनी होती है अप्रैल से लेके अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में। टेबल नंबर 12 में या ITC अवेल किया आपने
पिछले साल का इस साल, तो उसकी डिटेल देनी होती है टेबल नंबर 13 के अंदर, अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टेबल नंबर 10-11 के लिए बोल रही है, जो डिटेल है एडिशन की या अमेंडमेंट की, सप्लाईज भी डिक्लेयर किया गया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और इस तरह की जो डिटेल है, इस तरह की अमेंडमेंट जो है वो फर्निश की गई है टेबल 9A, टेबल 9B, टेबल 9C फॉर्म GSTR 1 के अंदर अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में। तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब सप्लाई बढ़ाई है या घटाई है अमेंडमेंट के थ्रू टेबल 9A, 9B, 9C फॉर्म GSTR 1 के अंदर अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच में, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे अगर आपने अपनी सप्लाई बढ़ाई है या घटाई है तो। इसी प्रकार से 12 के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ITC और रिवर्सल की डिटेल देनी होती है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए बोल रहे हैं कि आपको एग्रीगेट वैल्यू देनी होगी रिवर्सल की, जो भी आपने अवेल किया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ITC, बट उसको रिवर्स कर दिया है अप्रैल 22 से सितंबर 22 की GSTR 3B के अंदर टेबल 4B में, तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, चाहे तो इस टेबल को भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, ये टेबल ऑप्शनल है 12 नंबर। इसी प्रकार से टेबल नंबर 13 की बात करें तो जो ITC आपने क्लेम किया है पिछले साल का इस साल, ठीक है, फॉर्म GSTR 3B के अंदर, उसकी डिटेल आपको देनी होती है। देखो यहाँ बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भी ITC आपने गुड्स एंड सर्विसेज का पिछले साल का है लेकिन इस साल प्रीवियस ईयर का है लेकिन इस साल आपने क्लेम किया है अप्रैल 22 से सितंबर 22 के बीच फॉर्म GSTR 3B में टेबल 4A के अंदर, तो उस तरह की ITC की डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। पिछले साल का कोई भी ITC अगर आपने इस साल के अंदर क्लेम किया है तो उसको बोलते हैं कोई भी ITC जिसको रिवर्स किया गया फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, जो प्रोविज़न है सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 के हिसाब से, उसके बाद रीक्लेम कर लिया गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो इस तरह की जो ITC की डिटेल होगी रीक्लेम की, वो एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देनी होगी। मतलब पिछले साल का कोई भी ITC था 21-22 का जिसको आपने रिवर्स किया सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के हिसाब से, और उसको दोबारा से आपने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 22-23 में रीक्लेम कर लिया है, तो उस तरह की ITC की डिटेल आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की एनुअल रिटर्न में देना होगा। टेबल नंबर 13 भी यहाँ पे ऑप्शनल है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, चाहे तो इसकी रिपोर्टिंग कर सकता है या फिर छोड़ सकता है। देखो 14 में जो भी आपने ऊपर सप्लाई दिखाई है अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाई है घटाई है, उसकी वजह से जो भी टैक्स पेबल बना है और पे किया है उसकी डिटेल जाती है। 15 के अंदर रिफंड से रिलेटेड डिटेल जाती है, कितना आपका रिफंड सेक्शन हुआ, कितना आपका रिफंड पेंडिंग है या रिजेक्टेड है। तो ये जो रिफंड वाली टेबल है टेबल नंबर 15, ये आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप इसको भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी कि इसको भरना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। टेबल नंबर 16A, 16B, 16C ये तीनों ही टेबल ऑप्शनल है रजिस्टर्ड पर्सन के पास फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, देख सकते हैं, इसको चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। हालांकि 16A, 16B, 16C में क्या डिटेल देनी होती है एक बार समझ लेते हैं। 16A के अंदर सप्लाई देनी होती है जो भी आपने रिसीव करी है कॉम्पनसेशन टैक्स पेयर से, डीम्ड सप्लाई है सेक्शन 143 के अंदर इसकी डिटेल देनी होती है। अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा है लेकिन रिटर्न नहीं हुआ उसकी डिटेल देनी होती है। तो ये तीनों ही टेबल ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेबल नंबर 17 और 18। 17 में आपको HSN की डिटेल देनी होती है, आउटवर्ड सप्लाई की, मतलब जो आपने सेल करी है उसकी, और 18 में इनवर्ड सप्लाई की, जो आपने परचेज करी है उसकी HSN वाइज डिटेल देनी होती है। तो चलिए समझ लेते हैं क्या हमें टेबल नंबर 17 और 18 इसकी डिटेल देनी है कि नहीं, HSN कोड की डिटेल भरनी है कि नहीं भरनी है। तो दोस्तों 17 और 18 के बारे में यहाँ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड मैंडेटरी है कि HSN कोड रिपोर्ट करनी होगी 6 डिजिट उन सभी टैक्स पेयर को जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पे डिजिट HSN कोड रिपोर्ट करना होगा, और 4 डिजिट HSN कोड B2B सप्लाई के लिए अगर टैक्स पेयर की एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है। मतलब आपको आउटवर्ड सप्लाई की HSN कोड की रिपोर्टिंग करनी ही होगी, ठीक है, मैंडेटरी है, रिपोर्ट करना होगा एनुअल रिटर्न में जो आपने सेल करी है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 6 डिजिट HSN कोड देना होगा, और 5 करोड़ से कम है तो उस केस में 4 डिजिट HSN कोड सभी B2B सप्लाई के लिए देना होगा। अप टू 5 करोड़ तक है तो B2B सप्लाई की डिटेल दे सकते हैं, इसमें B2C के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सभी सप्लाई के लिए आपको 6 डिजिट HSN कोड देना होगा। और यहाँ पे एक बात और भी बताई गई है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है कि टेबल नंबर 18 को नहीं भरनी, मतलब टेबल नंबर 18 को नहीं भरना, जिसके अंदर हमें अपने
इनवर्ट सप्लाई की एचएसएन कोड की डिटेल देनी होती है, यानी परचेज से रिलेटेड जो एचएसएन कोड है, जहाँ पे आपने परचेज किया उससे रिलेटेड जो एचएसएन कोड है उसकी डिटेल नहीं भरनी है। जो भी आपने माल खरीदा है ये वाला ऑप्शनल है, लेकिन ये वाला मैंडेटरी है। जो भी आपने सेल किया है उसके रिस्पेक्ट में जो भी एचएसएन कोड है आपको भरना होगा। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 6 डिजिट एचएसएन कोड डिटेल भरना होगा, और 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ रुपीज़ तक है, उस केस में 4 डिजिट एचएसएन कोड दिखाना होगा। तो ये आपको डिटेल सारी भरनी होगी। जब भी एनुअल रिटर्न फाइल करें इन बातों का ध्यान रखें। तो ये था दोस्तों ऑप्शनल टेबल जो मैं आपके सामने लेके आया। बाकी पोर्टल पे देखते हैं किस प्रकार से गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल पर इसको इम्प्लीमेंट करती है। जैसी पोर्टल पे इम्प्लीमेंट होगा मैं आपके सामने जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न का फॉर्म लेके आऊँगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।